हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का ये वीडियो जो है हमने रिविट्स के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बनाया है, पर आप उन्हें 20 क्वेश्चंस मत समझिएगा, वो 20 से कहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में जो डिस्कशन होगा वो 4 और क्वेश्चंस को कवर कर लेगा। ठीक है, तो आज हमने ये चैप्टर आपको रिविट चैप्टर जो है पूरा वो पढ़ा दिया था, इसलिए हम उसके कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स पे डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन आंसर्स के जो सेशन हैं वो अधिकतर संडे या सैटरडे को ही अपलोड होंगे। ठीक है, बाकी दिन हम लेक्चर्स को अपलोड करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर सेशंस जो है वो संडे सैटरडे को अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज जो है हम रिविट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सभी लोग ध्यान दीजिए कि पहले 3 क्वेश्चंस क्या हैं। तो पहले 3 क्वेश्चंस देखिए, मैंने जो भी रिविट में पढ़ाया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने नेट पे बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा। तो अगर आप मेरे लेक्चर्स को देखेंगे तो 90% क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो जाएंगे। मतलब इतने सरल क्वेश्चंस आते हैं, अगर चैप्टर को ध्यान से पढ़ लिया जाए तो इतने सरल क्वेश्चन आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। होता क्या है कि जब तक हम पढ़ते नहीं हैं तब तक हमें चीज़ें कठिन लगती रहती हैं। तो अगर हम पढ़ें ध्यान से, ठीक है, और जो मैंने पढ़ाया है अगर उसे बस एक बार आप सुन लेंगे तो उससे आपका 90% तो पेपर सॉल्व हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो पहला देखिए, रिविट्स आर स्पेसिफाइड बाय। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि रिविट जो हैं वो किसके द्वारा स्पेसिफाई किए जाते हैं, उनका मानकीकरण किसके द्वारा होता है। तो आपको पता है इसका आंसर होगा डाया ऑफ द शैंक, यानी कि दूसरा ऑप्शन, शैंक डाया से। डाया ऑफ दी हेड से तो नहीं किए जाते हैं, लेंथ से भी नहीं किए जाते हैं, नन ऑफ दी अबव होगा नहीं। तो तीसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ये बात याद रखिएगा। सॉरी, दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्या है, 3 मेन एलिमेंट्स ऑफ रिविट। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि 3 मेन एलिमेंट क्या होते हैं, हेड होता है, शैंक होता है और पॉइंट होता है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए कि पहला ही ऑप्शन शायद करेक्ट है। देखिए, हेड, शैंक और पॉइंट। अगर आपको याद नहीं है तो हेड आपको पता होता है, शैंक भी आपको पता है। पॉइंट में अगर कंफ्यूजन है तो मैं बता देता हूँ, पॉइंट वह हिस्सा होता है जो बाद में क्लोजिंग हेड बनाता है। ठीक है, जिसको हम हैमर करके क्लोजिंग हेड बनाते हैं ना, वही पॉइंट कहलाता है, ये याद रखिएगा। अगला क्या है, स्टैंडर्ड साइज रिविट्स आर अवेलेबल इन शैंक डाया ऑफ। स्टैंडर्ड साइज रिविट कौन सी शैंक डाया में अवेलेबल हैं, आपको पता है। इसका आंसर भी हमने आपको सारे साइजेस भी बताए हैं, सारे साइजेस भी बताए हैं, और इसका आंसर होगा 12 mm to 48 mm। इसका आंसर होगा 12 mm to 48 mm। ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने आपको सिखाया क्या था, 24 तक, ध्यान समझिएगा, और फिर 24 के बाद 36 तक, और 36 के बाद 48 तक। कैसे, 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22 और फिर 24। फिर से सुन लीजिए, 24 तक 2 का टेबल पढ़िए, 24 तक 2 का टेबल, यानी कि 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, 22, 24। फिर 3 का टेबल पढ़िए। 3 का टेबल कैसे पढ़ेंगे, 24 के बाद 27, है ना, याद आ गया। फिर 30, फिर 33, फिर 36, फिर 39, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या है, 42। फिर अगला टेबल है 48 पे, वहाँ पर डिफरेंस है, 42 से सीधे 48 है, उसे याद रखना है। बाकी सारे स्टैंडर्ड साइज याद करने के तरीके हमने आपको बताए हुए हैं। 24 तक 2 का टेबल पढ़िए और 42 तक 3 का टेबल पढ़िए, सिंपल। ठीक है, 24 तक 2 का टेबल पढ़िए 12 से, और 24 के बाद जो है वो 3 का टेबल पढ़ना शुरू कर दीजिए, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये 3 क्वेश्चन थे। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब अगर मैंने आपको बता दिया है कि स्टैंडर्ड साइज कौन कौन से होते हैं तो उससे कितने क्वेश्चन कवर हो गए आपको पता है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो देखिए भाई, अगले 2 क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, अनविन्स फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर द प्लेट्स विच थिकनेस इज। ध्यान दें, यहाँ पर देखिए, मैं क्वेश्चंस को कुछ इस अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ जैसा मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने जब आपको अनविन्स फार्मूला पढ़ाया तो उसके बारे में आपको सब कुछ बताया। तो अनविन्स फार्मूला से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, आप एक बात नोटिस करिए कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैंने नेट से नहीं देखे हैं। नेट पे जो मैंने क्वेश्चंस देखे थे
और जो मैंने पढ़ाया है वो इतना सिमिलर था कि मैंने सोचा कि मैं अपने क्वेश्चंस बनाता हूँ, आप इन क्वेश्चंस को देखिए और इनको देखकर ये पता करिए कि कितने क्वेश्चंस इसमें से आ चुके हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये देखिए, मैं आगे आपको बता देता हूँ कि अनविन्स फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर द प्लेट्स विच थिकनेस इज मोर देन 10 mm, लेस देन 10 mm, लेस देन 8 mm, मोर देन 8 mm। आपको पता है कि अनविन्स फार्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब प्लेट की थिकनेस मोर देन 8 mm हो। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये हमने आपको पीछे पढ़ाया हुआ है, जिनको कोई भी कंफ्यूजन हो वो पीछे लेक्चर को चेक कर सकते हैं। अगला क्या है? अनविन्स फार्मूला इज। इनमें से अनविन्स फार्मूला कौन सा है? ये mm का फॉर्म लिखा हुआ है, बहुत सी किताबों में ये 6 लिखा होता है, कुछ किताबों में 6.05 लिखा होता है, कुछ किताबों में 6.105 भी लिखा होता है। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, अगर मैं इस 6 को हटा भी दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या है? d = 6√t, d = 1.2√t इंच में। ध्यान दीजिए, यहाँ mm में है, यहाँ इंच में है। आपको पता है ये दोनों फॉर्मूले सही हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, बोथ 1 and 2। तो चलिए इसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस देखते हैं कि पेपर में और क्या आ सकता है। तो भाई ध्यान दें कि अगले दो क्वेश्चंस क्या हैं। अगले दो क्वेश्चन देखिए, व्हेन द थिकनेस ऑफ द प्लेट इज लेस देन 8 mm इन रिवेट जॉइंट, द डाया ऑफ द रिवेट इज फाउंड बाय। कहने का क्या मतलब है कि जब 8 mm से ज़्यादा होती है तब तो हम अनविन्स फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन अगर 8 mm से कम होगी तब हम क्या करते हैं? डाया को निकालने के लिए वो पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं कि शेयरिंग स्ट्रेस को क्रशिंग स्ट्रेस के बराबर कर देते हैं, या शेयरिंग स्ट्रेस को टेंसाइल स्ट्रेस के बराबर कर देते हैं, या टेंसाइल स्ट्रेस को क्रशिंग स्ट्रेस के बराबर कर देते हैं, या टेंसाइल स्ट्रेस को टियरिंग के बराबर कर देते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है कि ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि हम जब 8 mm से कम डाया होती है तब हम क्या करते हैं? तब हम शेयरिंग स्ट्रेस को क्रशिंग स्ट्रेस के बराबर कर देते हैं। यहाँ से जो डाया का मान आता है उसी का यूज़ किया जाता है 8 mm से कम थिकनेस के लिए, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द टोटल थिकनेस ऑफ द प्लेट इज 64 mm देन डाया ऑफ द रिवेट इज। बहुत ही सिंपल है, आपसे बताया गया है कि टोटल थिकनेस जो है रिवेट की, प्लेट की रिवेट जॉइंट में जो है वो 64 mm है, तो डाया क्या होगी? तो अनविन्स फार्मूला लगा देंगे। अनविन्स फार्मूला क्या होता है आपको पता है? mm में अनविन्स फार्मूला आपको पता है होता क्या है? अब बता देते हैं, बाहर कोई आ गया था, कोई बात नहीं। देखिए अनविन्स फार्मूला आप सभी को पता है, d = होता है 6√t। ठीक है, 6.05 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 6 लिख के काम चल जाएगा। देखिए 6 रूट में क्या लिखेंगे? 64 का रूट लेंगे तो आपको पता है 8 का स्क्वायर होता है ये, है ना, तो बाहर आ जाएगा 8, तो 6 × 8, तो ये आ जाएगा 48 mm। तो इसका सही आंसर होगा 48 mm। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, इफ़ द डाया ऑफ द शैंक इज़ 42 mm इन अ रिवेट जॉइंट फाइंड आउट द प्लेट थिकनेस। कहने का मतलब क्या है कि इस बार क्या है कि शैंक का डाया दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है प्लेट की थिकनेस। तो फिर से वही आपको पता है कि अनविन्स फार्मूला लगा देंगे। अनविन्स फार्मूला होता है d = 6√t। अब देखिए इस बार हमें t निकालना है, d दिया हुआ है तो यहाँ पे 42 रख देंगे, ये 6√t रहेगा, ये 6 यहाँ नीचे आ जाएगा आपको पता है, और 7 × 42 होता है, तो √t आ जाएगा 7। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो t बराबर आ जाएगा 49 mm। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अगला देखिए, अगले में मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, क्यों नहीं लिखे हैं वो भी मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिए मैंने अभी पिछले जो 5 क्वेश्चन हैं वो सिर्फ अनविन्स फार्मूला पे कराए हैं, और अनविन्स फार्मूला कितनी तरह से आ सकता है वो सारी चीज़ें हमने कवर की। पहला हमने ये कवर कर लिया कि भाई कब एप्लीकेबल होता है, दूसरा हमने ये कवर कर लिया कि उसकी फार्मूला है क्या, मतलब mm में क्या है और इंच में क्या है। तीसरी चीज़ हमने कवर की कि अगर
थिकनेस दी है तो डाया कैसे निकालेंगे। चौथी चीज़ देखिए मैंने कवर की, अगर डाया दी है तो थिकनेस कैसे निकालेंगे। अगली चीज़ देखिए, आपसे अगर कोई पूछ ले कि अन्विन्स फॉर्मूला में d = 6√t में t क्या है, तो देखिए आसानी से आप बता लेंगे t इज़ अ थिकनेस ऑफ द प्लेट इन mm। ये मैंने पूरा नहीं लिखा, लेकिन क्वेश्चन तो बन सकता था, थिकनेस ऑफ द प्लेट इन mm बन सकता क्या था, बना हुआ है, नेट पे चेक करिएगा, आ चुका है। अगला क्या है, d क्या होता है, डाया ऑफ द शैंक। d क्या होता है, डाया ऑफ द शैंक। अगली चीज़ समझिएगा, कुछ लोगों को एक कन्फ्यूज़न ये रहता है कि यहाँ पे जो थिकनेस है ना वो है क्या, क्योंकि देखो जब लैप जॉइंट बनाते हैं, ध्यान दीजिए, जब लैप जॉइंट बनाते हैं तो ऐसे एक के ऊपर एक लगाते हैं ना, लैप करते हैं, तो यहाँ पे थिकनेस लेते किसको हैं, लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। देखिए जहाँ पे रिविट लगता है तो दोनों जगह पे लगता है ना, किसी एक प्लेट पे रिविट लगाने का क्या फ़ायदा, वो जुड़ेंगी थोड़ी। तो थिकनेस दोनों प्लेटों को मिलाकर आती है, ये याद रखिएगा, और कोशिश ये की जाती है कि दोनों प्लेटें एक ही मोटाई की या एक ही थिकनेस की हों। लेकिन ध्यान दीजिए अगर अलग अलग थिकनेस की हैं, मान लीजिए ये T1 की थिकनेस की है, ये T2 थिकनेस की है, तो टोटल थिकनेस ली जाएगी, ये बात याद रखिएगा इस T की जगह पर। बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन कब बन सकता है, जब d = 1.2√t आ जाएगा, तब आपसे पूछा जाएगा कि, तो आपको बताना होगा थिकनेस ऑफ द प्लेट इन इंच, ठीक है, डाया ऑफ द शैंक इन इंच। तो मेरे ख्याल से इन क्वेश्चंस को अभी मैंने आपको बोल के बता ही दिया है, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ऑप्शन आप खुद से बना सकते हैं, पर मैंने अन्विन्स फार्मूला से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं अभी मैंने डिस्कस किया है। मिनिमम 10 क्वेश्चन हमने सिर्फ अन्विन्स फार्मूला से डिस्कस किए हैं, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चंस को जानते हैं। तो ध्यान दें भाई, अगले 3 क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। देखिए अन्विन्स फार्मूले के बारे में हमने अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया है, तो अब हॉट रिविटिंग के ऊपर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। पहला देखिए लिखा हुआ है, इन हॉट रिविटिंग शैंक इज अंडर दी। पूछा जा रहा है कि जब हॉट रिविटिंग की जाती है तो शैंक में कौन सा, ऑप्शन से समझिएगा, कौन सा स्ट्रेस होता है। तो अगर मेरे लेक्चर ध्यान से देखें तो आपको पता है कि शैंक इज अंडर द टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। शैंक जो होता है वो टेंसाइल स्ट्रेस में होता है। क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हॉट रिविटिंग करी जाती है तो जब रिविट ठंडा होने लगता है, ध्यान दीजिएगा, जब रिविट ठंडा होने लगता है तो क्या होता है, वो हेड को अपनी ओर खींचता है, प्लेटों को दबाता जाता है। जब प्लेटें दबती जाती हैं तो शैंक जो है वो टेंशन में आ जाता है, ठीक है। तो शैंक इज अंडर द टेंसाइल स्ट्रेस, ये याद रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, शैंक इज अंडर द टेंसाइल स्ट्रेस। अगला क्या है, फॉर हॉट रिविटिंग मटेरियल ऑफ द रिविट इज, ये भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि हॉट रिविटिंग के लिए मटेरियल कौन सा होना चाहिए, तो आपको पता है स्टील जो है उसके लिए मटेरियल होना चाहिए। एल्युमिनियम एलॉय, कॉपर और ब्रॉन्ज जो है वो हम कोल्ड रिविटिंग के लिए प्रयोग में लाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है फॉर हॉट रिविटिंग थिकनेस ऑफ द प्लेट इज। ध्यान दीजिएगा, हॉट रिविटिंग में प्लेट की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, तो मैंने ये भी आपको बताया है 8 mm से कम नहीं होनी चाहिए, 8 mm से ज़्यादा के लिए ही हम हॉट रिविटिंग का प्रयोग करते हैं। उसके लिए नीचे के लिए हम कोल्ड रिविटिंग का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ से कोल्ड रिविटिंग का भी एक क्वेश्चन बन गया कि कोल्ड रिविटिंग कब तक कर सकते हैं। वैसे वो ज़्यादा के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 8 mm से कम की प्लेट है तो कोल्ड रिविटिंग करेंगे। अगली चीज़ क्या है कि अगर यहाँ पे लिखा होता कि इन कोल्ड रिविटिंग शैंक इज अंडर दी, अगर आपसे पूछा जाता कि कोल्ड रिविटिंग में शैंक पर कौन सा स्ट्रेस होता है, तब आंसर सही होता शियर स्ट्रेस, ठीक है। हॉट रिविटिंग में टेंसाइल सही है पर कोल्ड रिविटिंग में शियर सही है। तो मतलब आप ये समझिए कि हमने 2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लिए, तो हर चीज़ से क्वेश्चन निकल सकता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए अगले 3 क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं। अगले 3 क्वेश्चंस हैं, विच ऑपरेशन इज गुड फॉर मेकिंग होल्स फॉर रिविटिंग। रिविटिंग करने के लिए जो हम होल बनाते हैं, वो होल बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस अच्छा माना जाता है। तो इन्होंने पहला लिखा है पंचिंग, दूसरा लिखा है ड्रिलिंग, तीसरा है बोथ आर सेम, और चौथा है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको मैंने ये भी पढ़ाया हुआ है, ड्रिलिंग जो है वो ज़्यादा अच्छा प्रोसेस है पंचिंग से। क्यों होता है, क्योंकि ड्रिलिंग जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट प्रोसेस है, ठीक है। ड्रिलिंग में जो थिकनेस है
वो लिमिटेड नहीं होती है, जबकि पंचिंग में जो है वो 24 mm तक ही लिमिटेड होती है। तो ड्रिलिंग को जो है ज़्यादा अच्छा माना गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा ड्रिलिंग। और अगला ही क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है कि इसका आंसर तो मैं ड्रिलिंग लगा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है विच ऑपरेशन इज मोर एक्सपेंसिव फॉर मेकिंग होल्स। इनमें से कौन सा ऑपरेशन ज़्यादा महंगा है होल बनाने के लिए, है ना। तो देखिए इसका आंसर होगा ड्रिलिंग, इसका भी आंसर होगा ड्रिलिंग। पंचिंग जो है वो सस्ता ऑपरेशन है, ये याद रखिएगा कि पंचिंग सस्ता ऑपरेशन क्यों है, याद रखिए क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छे, एक तो देखिए ज़्यादा अच्छे कारीगरों की भी उतनी आवश्यकता नहीं होती है जितना ड्रिलिंग करने के लिए होती है, ठीक है, पहली बात तो यही है। दूसरी बात यह है कि एक्यूरेसी क्योंकि ड्रिलिंग में ज़्यादा रखनी पड़ती है, अगर ज़्यादा रखेंगे तो आगे आपको रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो एक्यूरेसी, लाइन अरेंजमेंट, जो भी हम अरेंजमेंट करते हैं तो ड्रिलिंग में ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं पंचिंग की अपेक्षा, ये बात याद रखिएगा। अगला क्या है कि 24 mm शैंक डाया के लिए ड्रिल साइज होल कितना होना चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, ये मैंने पढ़ाया भी है और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि मैं ये आपको जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस मैं खुद बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने नेट से देखे, लेकिन जब मैंने देखा कि सब मेरा पढ़ाया हुआ ही आया है तो मैंने अपने ही क्वेश्चन बनाए हैं। और आप इन क्वेश्चंस को नेट पे चेक करेंगे तो ये पूछे जा चुके होंगे या इनके जैसा कोई पूछा जा चुका होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 24 mm के लिए तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से समझा देता हूँ, 12 से 24 तक, 12 से 24 तक, ठीक है, मैं लिख देता हूँ 12 से 24 तक कितना बढ़ता है, 1 mm बढ़ता है, 1 mm ड्रिल साइज बढ़ जाता है, ठीक है, मोर, ठीक है, ड्रिल साइज मैं लिख देता हूँ, ड्रिल साइज 1 mm बढ़ता है। फिर 24 से, मतलब इसमें 24 शामिल नहीं है, इसमें 24 शामिल है, इसमें 24 शामिल नहीं है, 24 से अगर बड़ा हो जाएगा तब 24 से, पर इसमें 24 शामिल नहीं है, ये याद रखिएगा। 24 से लेके 36 तक इसमें 36 शामिल है, ठीक है। ड्रिल साइज जो है वो 1.5 mm बढ़ता है। अगला देखिए 36 से 48 तक, फिर से समझिएगा, इसमें 36 शामिल नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि भैया 24 किस में आएगा, 24 1 mm में आएगा, 36 किस में आएगा, 1.5 mm में आएगा, 36 से बड़ा किस में आएगा, 2 mm में, 36 से बड़ा किस में आएगा, 2 mm में, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ड्रिल साइज ऐसे वैरी करता है। ये देखिए, ये मैंने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, आप समझ लीजिए। हर एक पे क्वेश्चन बन सकता था और 2 तरीके का क्वेश्चन बन सकता था, 24 पे, फिर 27 पे बनता है, बहुत ज़्यादा जहाँ पे बनता है मैं बता रहा हूँ, 36 पे बनता है, 39 पे बनता है, 42 पे बनता है, 48 पे बनता है, इन सब पे क्वेश्चन बनते रहते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। अगला, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 mm, 24 पे कितना, 1 mm बढ़ेगा, तो आंसर होगा 25 mm, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। चलिए अगले कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए भाई, अगले 3 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगले 3 क्वेश्चंस क्या हैं, देखिए अगले 3 क्वेश्चंस हैं, इफ़ द साइज ऑफ अ पॉप रिविट इज़ 1.6 mm देन साइज ऑफ द होल इज़। ये कह रहे हैं कि भाई जो पॉप रिविट है उसका साइज 1.6 mm है, तो उसके लिए ड्रिल का साइज क्या होगा। ध्यान समझिएगा, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि पॉप रिविट में ड्रिल का साइज सिर्फ 0.1 mm से बढ़ जाता है। यदि 1.6 है तो कितना हो जाएगा, 1.7, अगर 2.4 है तो कितना हो जाएगा, 2.5, और इसमें हम किसका टेबल पढ़ते हैं, 8 का, 8, ये 16 हो गया, 24, अगला किस पे आएगा, 32 पे, अगला किस पे आएगा, 40 पे, अगला किस पे आएगा, 48 पे, अगला किस पे आएगा, 64 पे, बीच में 56 नहीं होता है। तो यहाँ पे सीन क्या है, यहाँ पे सीन ये है कि भाई देखिए, ये 1.7 हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा, ये 3.3 हो जाएगा, ये 4.1 हो जाएगा, ये 4.9 हो जाएगा, ये 6.5 हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो हमने 5 क्वेश्चन और कवर कर लिए। हर साइज़ के लिए मैंने आपको ड्रिल साइज़ का बता दिया। अगला देखिए, इन रिविट ज्वाइंट वेट ऑफ द असेंबली इज इंक्रीज्ड बाय। जब हम रिविट ज्वाइंट बनाते हैं तो
असेंबली जो भी तैयार होती है उसका वेट जो है वो कितने % से इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ, 3.5 to 4% तक इंक्रीज़ कर जाता है। कभी कभार यहाँ पे 3 भी लिखा हो सकता है, 3 to 4% तक, पर 3 to 4% ही वेरी होगा। 1 to 1.5 वेल्डिंग में होता है, याद रखिएगा। 2 to 3 नहीं होता है, 5 to 6 भी नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है 3.5 to 4%। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19th, इन विच प्रोसेस रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड। ये कह रहे हैं कि रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन जो है वो किस प्रोसेस में यूज़ होता है। तो वो यूज़ होता है वेल्डिंग में, और ये महंगा प्रोसेस होता है, ये भी याद रखिएगा। ये एक महंगा प्रोसेस होता है। इसका यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि लीक तो नहीं कर रहा है, जॉइंट जो है वो अच्छे से बना हुआ है, ठीक है। तो ये वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा वेल्डिंग। और इसी के कारण जो है वेल्डिंग की जो चेकिंग है ना वो महंगी हो जाती है रिविटिंग से। रिविटिंग में नहीं होता है लेकिन वेल्डिंग में होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वेल्डिंग की चेकिंग महंगी है या रिविटिंग की महंगी है। तो याद रखिएगा कि रिविटिंग की चेकिंग जो है वो सस्ती होती है और वेल्डिंग की महंगी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिविटिंग इज़ यूज्ड फॉर। रिविटिंग किस लिए काम आती है? फॉर मेकिंग लीक प्रूफ जॉइंट, लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए। अगला है हेट्रोजीनियस मटेरियल को जॉइंट करने के लिए। अगला है वाइब्रेशनल लोड के लिए, जहाँ पे वाइब्रेशन होते हैं। चौथा है ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको पता है कि ये सारी खासियतें रिविटिंग में होती हैं। ये मैंने आपको रिविटिंग के एडवांटेजेस में बताया था कि रिविटिंग किस लिए काम आती है, लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के काम आती है। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि 2 प्लेटें जो अलग अलग मटेरियल की हों उनको जॉइंट कर सकते हैं। तीसरा मैंने आपको ये बताया था जहाँ पे वाइब्रेशनल लोड बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे ब्रिजेज़ में, ब्रिज में वाइब्रेशन बहुत होते हैं, वहाँ रिविटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन हमने कवर किए। अपने ही लेक्चर से हमने ये 20 क्वेश्चन बनाए। आप लेक्चर को देखिएगा तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। फिर आप नेट पे क्वेश्चन ढूंढिएगा भी कि देखें भाई रिविटिंग के क्वेश्चन आते कैसे हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो पढ़ाया गया है वो सब एग्ज़ाम में आ रहा है, बस आराम से पढ़िए, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चंस भी मैं अपलोड कर दूंगा, 20 क्वेश्चन और अपलोड कर दूंगा। अभी ये 20 क्वेश्चन हैं, इसके आगे 20 क्वेश्चन और अपलोड कर दूंगा मैं रिविट पे। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, और सभी लोग मुस्कुराते रहिए।